तो आज हम देखेंगे एक पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा जिसका नाम है लूसीफर, जहाँ पे एक ऑफिसर कुरैशी अबराम नाम के एक इंटरनेशनल क्रिमिनल की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इसी बीच इलीगल गोल्ड और डायमंड के धंधे के बारे में उसे एक मैसेज आता है और साथ में एक फोटो भी आती है। फोटो को देख के वो बोलता है इट्स कुरैशी अबराम। अब सीन कट होता है और कहानी शिफ्ट होती है केरला की पॉलिटिक्स पे, जहाँ पे उनके प्यारे मुख्यमंत्री पीकेआर की मौत हो चुकी है और जिस हॉस्पिटल के बाहर उनकी मौत हुई है वहाँ पे उनके प्रशंसकों ने बहुत बड़ी भीड़ जमा कर दी है। अब उनकी मौत के बाद बहुत सारे नेताओं की नजर उनकी सीएम की कुर्सी की तरफ है। पार्टी के सारे सीनियर लीडर्स इसी चर्चा में हैं कि आखिर अब सीएम बनेगा कौन। अब एक गोवर्धन नाम का न्यूज रिपोर्टर जो कि फेसबुक पे लाइव हो जाता है और सब लोगों को बताने लग जाता है कि सीएम की मौत के बाद अब उनका दावेदार कौन होगा। वो एक एक करके लोगों के नाम लेना शुरू करता है। गोवर्धन 5 मेन लोगों के नाम लेता है। उसकी लिस्ट में पहला नाम पीकेआर की बेटी प्रियदर्शनी का है। दूसरा नाम प्रियदर्शनी के दूसरे पति बॉबी नायर का है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक इंसान है और ड्रग रिलेटेड धंधों में शामिल है। तीसरा इंसान है जतिन रामदास, जो कि सीएम का एक लौता बेटा है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। चौथा इंसान है पार्टी के सीनियर लीडर महेश वर्मा। पार्टी के सारे सीनियर लीडर और एमएलए अगर सीएम के बाद किसी की सुनते थे तो वो महेश वर्मा ही थे। और पांचवा और आखिरी इंसान है स्टीफन नेडम्पल्ली। स्टीफन कौन है और कहां से आया इसका पता किसी को नहीं है। आज से 6 साल पहले उसे सीएम साहब अचानक ले आए थे और उसके बाद से हमेशा उसे अपने साथ रखने लगे। लोगों के बीच में स्टीफन की बहुत इज्जत है। वो हमेशा गरीबों और लाचारों का मसीहा बन के उभरा है और विधवा और अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम भी चलाता है। क्योंकि स्टीफन पीकेआर के बहुत क्लोज था, इसलिए पार्टी के बाकी सारे सीनियर लीडर स्टीफन को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो स्टीफन से जलते हैं और हमेशा मौका ढूंढते हैं उसे नीचा दिखाने का। पर दूसरी तरफ स्टीफन इन सबसे बहुत दूर है। वो हमेशा केरला के लोगों के लिए और उनकी मदद के लिए ही सोचता है। गोवर्धन बताता है कि इस समय अगर केरला की पॉलिटिक्स में कोई केरला को बचा सकता है तो वो स्टीफन ही है, और अगर कोई केरला को खत्म कर सकता है तो वो भी स्टीफन ही है, क्योंकि ये इस समय केरला का सबसे खतरनाक इंसान है। खैर, अब दूसरी तरफ बॉम्बे में बॉबी अपने पार्टनर अब्दुल से मिलता है, जो कि ड्रग्स के धंधे में शामिल है। बॉबी अब्दुल से मिलकर एक बहुत बड़े ड्रग लीडर फ्योदोर के पास जाता है और कहता है कि अगर फ्योदोर उसकी मदद करे तो वो केरला में हर जगह हर कोने में उसकी ड्रग्स का व्यापार बढ़ा देगा, क्योंकि अब सीएम की मौत के बाद सरकार उसकी मुट्ठी में है। बॉबी बोलता है बदले में उसे हर महीने 250 करोड़ चाहिए होंगे ताकि वो पार्टी को फंड कर सके। उन पैसों से वो सारे पॉलिटिशियंस की मदद करेगा इलेक्शन जीतने में, जिसके बाद वो सारे पॉलिटिशियंस उसके लिए ही काम करेंगे। फेदोर इसके लिए हाँ कर देता है और बॉबी को एक वार्निंग देता है कि अगर उसकी ये डील कामयाब नहीं हुई तो वो बॉबी को मारने में 2 मिनट का भी समय नहीं लगाएगा। अब इस डील को आगे बढ़ाने के लिए बॉबी को केरला में एक ड्रग प्रोडक्शन प्लांट लगाना है। तो जिसके बाद अब्दुल बोलता है कि हम ये प्लांट नेडम्पल्ली की एक पुरानी टिम्बर फैक्ट्री में लगाएंगे, और बॉबी इस बात के लिए हाँ कर देता है। अब ये नेडम्पल्ली वही जगह है जहाँ स्टीफन रहता है। खैर, अब बॉबी वापस केरला पहुंचता है और वहां जाके वो अपना ये प्लान महेश वर्मा को बताता है। महेश वर्मा के पास कोई और ऑप्शन नहीं है और वो उस प्लान के लिए हाँ भर देते हैं। पार्टी के बाकी लीडर्स भी मजबूरी में हाँ कर देते हैं और बॉबी के साथ हो जाते हैं। पर दूसरी तरफ प्रियदर्शनी को इस बात का कुछ अंदाजा ही नहीं कि उसका पति आखिर क्या कर रहा है। महेश वर्मा बॉबी से बोलते हैं कि हमें स्टीफन को भी अपने साथ शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मदद के बिना ये प्लान कामयाब होना तो बहुत मुश्किल है, पर अगर वो हमारे साथ नहीं हुआ तो हमारे रास्ते में कई मुश्किलें पैदा कर देगा। अब स्टीफन भी वहां पहुंचता है और सीएम साहब को आखिरी बार देखता है। उसे सीएम साहब के जाने का बहुत दुख है, क्योंकि उन्होंने हमेशा उसे अपने बेटे की तरह ही पाला है। इसी के कारण प्रियदर्शनी स्टीफन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। बचपन से ही उसे ये लगता आया है कि स्टीफन को उसके हिस्से का प्यार मिला है, क्योंकि उसके पिताजी स्टीफन को हमेशा अपने पास रखते थे और अपने बच्चों को इतना प्यार कभी नहीं किया। बॉबी स्टीफन से मिलता है और उसे अपना प्लान बताता है। स्टीफन को शक होता है और वो पूछता है कि आखिर हमें इतनी फंडिंग मिलेगी कहाँ से, जिसके जवाब में बॉबी बोलता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, उसका इंतजाम मैंने कर लिया है।
स्टीफन को शक होता है और वो बोलता है कि क्या ये पैसा किसी ड्रग डीलर से आ रहा है। इसके जवाब में बॉबी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, हाँ, ड्रग डीलर से आ रहा है, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, पैसा कहीं से भी आए हमारे लिए मदद कर रहा है, इतना ही काफी है। ये सुन के स्टीफन उसे साफ साफ मना कर देता है और उसे वार्निंग देता है कि इस प्लान से दूर रहे, ये प्लान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। केरला के जवान बच्चों को ड्रग्स में जूझता हुआ मैं नहीं देख सकता, और अगर किसी और ने ये करने की हिम्मत भी की तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। ये वार्निंग दे के स्टीफन वहाँ से चला जाता है। अब स्टीफन की इस वार्निंग के बाद बॉबी को डर सताने लग गया है कि स्टीफन उसके प्लान पे सही में पानी ना फेर दे। अब स्टीफन को ठिकाने लगाने के लिए वो एनपीटीवी न्यूज के मालिक संजीव के पास जाता है। एनपीटीवी न्यूज चैनल को सीएम साहब की सरकार ही चलाती है, इसीलिए बॉबी उसको कहता है कि वो स्टीफन की इमेज को खराब करने के लिए उसके खिलाफ एक बहुत बुरा मीडिया कैंपेन चलाए, जिससे लोगों के बीच में उसकी इज्जत बिल्कुल ना रहे और लोग आसानी से अपना वोट हमें दें। अब संजीव वैसा ही करता है और अपने एक रिपोर्टर को गोवर्धन नाम के इंसान के पास भेजता है। ये शख्स वही है जिसने स्टार्टिंग में वो फेसबुक स्ट्रीम में बताया था कि स्टीफन कितना खतरनाक इंसान है और केरला की पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही नुकसानदायक। रिपोर्टर गोवर्धन के पास पहुंचता है और उससे सबूत मांगता है कि आखिर तुमने ऐसा बोला क्यों, तुम्हारे पास स्टीफन के खिलाफ कोई सबूत है क्या। जवाब में गोवर्धन बोलता है कि स्टीफन के खिलाफ तो नहीं, पर बॉबी के खिलाफ मेरे पास पूरे सबूत हैं। वो उसे कई डॉक्यूमेंट्स और फाइल दिखाता है जिसमें भर भर के एक सबूत हैं कि बॉबी एक क्रिमिनल और करप्ट इंसान है। गोवर्धन बोलता है, मुझे पता है ये सारी पार्टी कुरैशी अब्राम की फंडिंग पे चल रही है। ये कुरैशी अब्राम वही इंसान है जिसका स्टार्टिंग में जिक्र हुआ था और सीआईए का वो ऑफिसर जिसे ढूंढने में लगा हुआ था। और गोवर्धन की ये बात सुन के रिपोर्टर बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो, कुरैशी अब्राम यहाँ पे कैसे आ गया। इतना कह के गोवर्धन उसे एक फाइल देता है जिसमें बॉबी के खिलाफ एविडेंस है। रिपोर्टर वो फाइल जाके संजीव को दे देता है और संजीव सारी बात बॉबी को बता देता है। बॉबी को जैसे ही ये बात पता चलती है वो फटाफट मुर्गन को भेज के गोवर्धन को किडनैप करवा लेता है। अब बॉबी अपने आदमी नेडमपल्ली में उस टिम्बर फैक्ट्री में भेजता है जहां वो अपना ड्रग प्रोडक्शन प्लांट लगाने वाले होते हैं। पर जैसे ही स्टीफन को इस बात का पता चलता है वो वहां पहुंच के उसके सारे आदमियों को जान से मार देता है। स्टीफन को खत्म करने के अपने सारे प्लान फेल होते देख बॉबी स्टीफन के एक भरोसेमंद आदमी एलोशी को अपनी तरफ कर लेता है। अब एलोशी की मदद से वो स्टीफन के अनाथ आश्रम में रहने वाली एक औरत को डरा धमका के स्टीफन पे इल्जाम लगाने को बोलता है। वो औरत डर जाती है और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए स्टीफन पे झूठे इल्जाम लगाती है। ये खबर मीडिया तक जाती है और पुलिस पे दबाव पड़ता है स्टीफन को अरेस्ट करने का, और पुलिस बिना टाइम खराब किए स्टीफन को जेल में बंद कर देती है। अब आम जनता में स्टीफन की अरेस्ट को लेके बहुत गुस्सा है। उन्हें पता है कि स्टीफन के साथ गलत हुआ है। जेल में स्टीफन को एक अनजान व्यक्ति का फोन आता है जो उससे बोलता है कि भाईजान हम कुछ करें क्या। स्टीफन उसे मना कर देता है और बोलता है अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इस शख्स के बारे में भी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। इतने में पीकेआर का इकलौता बेटा जतिन रामदास भी वापस आ जाता है। जतिन अपने पिता की जगह लेने के लिए पूरा तैयार है और अपने पार्टी के सीनियर लीडर की मदद से वो एक बहुत बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करता है जिसमें उसके भाषण से लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। अब सारी चीजें अपने प्लान के हिसाब से देखते हुए वर्मा जी बॉबी को बोलते हैं, बॉबी अब सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, बस कमी है तो फंड्स की। ये फंड्स आ जाएं तो सारी चीजें सही हो जाएं। और बॉबी उनको विश्वास दिलाता है कि फंड्स आ जाएंगे, थोड़ा सब्र रखिए। इसी बीच हमें दिखाई देता है कि जो शख्स स्टीफन से जेल में बात कर रहा था फोन पे, वो एक एक करके बॉबी के सारे फंड्स के शिपमेंट उड़ाने लगता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है इसका पता हमें तब चलता है जब वो फोन पे स्टीफन से बात करते हुए उसे बताता है कि भाईजान आपका काम हो गया। तभी हमें पता चलता है कि उस शख्स का नाम जैद मसूद है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिमिनल है। पर ये स्टीफन के साथ क्या कर रहा है और उसे भाईजान क्यों बुला रहा है, इस मिस्ट्री से भी हम थोड़ी देर में पर्दा उठाएंगे। अब अपने कंसाइनमेंट छोड़ने की खबर अब्दुल बॉबी को देता है। वो बॉबी को बताता है कि जैद मसूद ने ये काम किया है और उसकी डिमांड है कि 7 दिन के अंदर हमें स्टीफन को छोड़ना होगा, नहीं तो वो चीजें करता रहेगा। बॉबी का समझ पाना मुश्किल है कि आखिर स्टीफन जैसे एक छोटे मोटे गुंडे का इतने बड़े क्रिमिनल के साथ क्या लिंक हो सकता है। इसी बीच प्रियदर्शनी को खबर मिलती है कि उसकी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया है। प्रियदर्शनी हॉस्पिटल पहुंचती है और उसे वहां पता चलता है कि उसकी बेटी का ड्रग ओवरडोज की वजह से ये हाल हुआ है। अपनी बेटी से जब वो इस सब का कारण पूछती है तो वो
बॉबी का नाम लेती है। वो बताती है कि बॉबी इतने सालों से कैसे उसे परेशान करता है और उसके साथ जबरदस्ती भी करता है। बॉबी की ये सच्चाई सुन के प्रियदर्शनी की आंखें खुल जाती हैं और वो बॉबी के पास पहुंच जाती है। वो बॉबी को बोलती है, तुमने जो भी किया बहुत गलत किया, मैं तुम्हें इसकी सजा दिला के रहूंगी। पर बॉबी उसे ब्लैकमेल करने लग जाता है और बताता है कि तुम्हारी बेटी ने जहाँ से ड्रग्स ली है वो कोई छोटा मोटा ड्रग डीलर नहीं। अगर पुलिस को इसका पता चल गया तो तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए जेल में सड़ेगी। अब और कोई चारा न मिलता देख प्रियदर्शनी मदद के लिए स्टीफन के पास जाती है। स्टीफन से बात करके उसे स्टीफन की सच्चाई पता चलती है। वो समझ जाती है कि स्टीफन इतना बुरा इंसान नहीं है जितना वो उसे समझती थी, बल्कि स्टीफन तो हमेशा उन्हें परिवार की तरह समझता था। अब स्टीफन लग जाता है अपने परिवार की मदद करने में और एक एक करके उनके सारे दुश्मनों का सफाया करने में। पहले वो उस पुलिस वाले को मारता है जिसने प्रियदर्शनी की बेटी को झूठे केस में फंसाने की बात कही थी। उसके बाद वो जैद की मदद से बॉबी को पकड़ता है और उसे जान से मार देता है। गोवर्धन की वो फाइल जो उसने उस रिपोर्टर को दी थी वो भी मीडिया में रिलीज कर दी जाती है और पता चल जाता है मीडिया को भी कि आखिर बॉबी कितना बड़ा ड्रग डीलर है। एक एक करके सबका सफाया करने के बाद स्टीफन जतिन की मदद करता है इलेक्शन जीतने में और जतिन नया सीएम भी बन जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि स्टीफन जैसा आम आदमी इतना बड़ा कारनामा कैसे कर गया, कैसे उसने चुटकियों में बॉबी जैसे आदमी का भी सफाया कर दिया। तो उसका पता हमें तब चलता है जब लास्ट सीन में स्टीफन फोन पे बात कर रहा होता है और अपना नाम कुरैशी अब्राम बताता है। जी हाँ, ये वही कुरैशी अब्राम है जिसकी सीआईए को तलाश थी और स्टार्टिंग के सीन में हमें जिसके बारे में पता चल गया था। और ये जैद मसूद कुरैशी अब्राम के लिए ही काम करता है। कुरैशी अब्राम एक ऐसा आदमी है जिससे केरला ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे बड़े क्रिमिनल भी डरते हैं। लास्ट में न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स और थोड़े बहुत हिंट दिए जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कुरैशी अब्राम कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक इल्यूमिनाटी का मेंबर था। दरअसल इल्यूमिनाटी दुनिया के सबसे ताकतवर ग्रुप होते हैं जिनकी पहुंच दुनिया के हर कोने तक होती है। वो जब चाहें जैसे चाहें दुनिया को तोड़ मरोड़ सकते हैं और कुरैशी अब्राहम उसका ही एक मेंबर था जो 2 जिंदगियां जी रहा था। उसका पहला चेहरा कुरैशी अब्राहम किसी ने नहीं देखा था जो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, और दूसरी तरफ स्टीफन नाम का एक आम आदमी जो केरला में एक अनाथ आश्रम चलाता था। तो इस तरह स्टीफन जैसे आम आदमी का रूप लेके कुरैशी अब्राम ने केरला की पॉलिटिक्स में खलबली मचा दी और गरीब और कमजोरों की मदद करते हुए बुराई को हरा दिया जो स्टीफन करता था। आई नो फिल्म थोड़ी कंफ्यूजिंग है और थोड़ा आपका दिमाग भी घुमाएगी, पर आई एम श्योर आपको स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप कोई मूवी देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।